पिछले क्लास में हमने आपको डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया। हमने डॉवर्नियर शेड्यूल बताया, हमने ऑक्टेव रूल बताया न्यूलैंड का, और लॉदरमेयर कर्व बताया। आज हम लोग कुछ और डेवलपमेंट का जो स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप है पीरियोडिक टेबल का, उसको पढ़ेंगे, जैसे कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉसले पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देखिए, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बेस्ड था एक लॉ पे, जो ये कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स पीरियोडिक फंक्शन होगा एटॉमिक वेट का। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स पीरियोडिक फंक्शन होगा एटॉमिक वेट का, और ये बिल्कुल वही लॉ है जो कि लॉदरमेयर का लॉ था। हालांकि हम लोग ज्यादा क्रेडिट देते हैं मेंडलीव को इस पीरियोडिक लॉ के लिए, बिकॉज मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो ज्यादा एडवांस था कंपेयर टू लॉदरमेयर पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, एक बात बता दें कि बहुत जगह मेंडलीव का स्पेलिंग अलग अलग लिखा रहता है, तो उससे भी दिक्कत नहीं है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल was based on periodic law, क्या? Properties of elements, properties of elements are periodic function of their atomic weight. Periodic function of their atomic weight. Properties of elements are periodic function of their atomic weight. Atomic weight का जो होगा periodic function होगा atomic weight का properties of elements. Properties of elements are periodic function of their atomic weight. Same law, this periodic law, this periodic law is same as in Lorder-Meyer, same as ठीक है, this periodic law is same as that of Lorder-Meyer periodic law, same as Lorder-Meyer periodic law। सिंपल लिखेंगे हम लोग Lorder-Meyer periodic law। ठीक है, सेम है जो कि Lorder-Meyer periodic law है। however more credit is given to Mendeleev because Mendeleev periodic table was more advanced periodic table of that time, because Mendeleev का जो periodic table था वो मोस्ट एडवांस पीरियोडिक टेबल था, मोर एडवांस पीरियोडिक टेबल था ऑफ दैट टाइम। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा बात यह था कि मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में बहुत सारा ब्लैंक स्पेस छोड़ा था फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। मतलब इसके पहले जो भी पीरियोडिक टेबल बनाया गया था उसमें एलिमेंट्स को जो डिस्कवर्ड एलिमेंट का उसको अरेंज कर दिया गया था। कोई नया एलिमेंट्स का डिस्कवरी प्रिडिक्ट नहीं किया गया था, उसका प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट नहीं किया गया था, लेकिन मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में बहुत सारा ब्लैंक स्पेसेस छोड़ा, और ब्लैंक स्पेसेस छोड़ा इस आधार पे कि वो उसने बोला कि
कुछ एलिमेंट जो है अनडिस्कवर्ड है, जो लेटर ऑन डिस्कवर होगा, और मैंडलिफ ने उस अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज को करेक्टली प्रेडिक्ट कर दिया। ये जो वर्क है कि नए एलिमेंट्स का प्रेडिक्शन, नए एलिमेंट्स जो है उसका प्रेडिक्शन एज वेल एज उसके प्रॉपर्टीज का करेक्ट प्रेडिक्शन, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट यूज है पीरियोडिक टेबल का। आज भी पीरियोडिक टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है कि अगर कोई नया एलिमेंट खोजा जाए तो वो नया एलिमेंट कहां पे रहेगा और उसका प्रॉपर्टीज किस तरह का होगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है पीरियोडिक टेबल का। मैंडलिफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में किया था, उसने उस समय जो अननोन एलिमेंट था, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट था, उसके लिए जगह छोड़ा, और जब वो एलिमेंट उसके लिए जगह छोड़ा उसका प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट किया, और जब वो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ और उसका एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज मैच कराया गया प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टी से, तो ऑलमोस्ट मैच किया था। और इसी कारण से मैंडलिफ पीरियोडिक टेबल को ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है। मैंडलिफ पीरियोडिक टेबल को सबसे बेहतर माना जाता है अपने समय का जो पीरियड टेबल है उसमें, ठीक है। तो इन मैंडलिफ पीरियोडिक टेबल, इन मैंडलिफ पीरियोडिक मेनी ब्लैंक स्पेसेस, मेनी ब्लैंक स्पेसेस was left for undiscovered. Many blank spaces were left for undiscovered elements, and properties of these elements were correctly predicted. ठीक है। This is the most important use. This is the most important use of periodic table. ठीक है, जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होता है पीरियोडिक टेबल का, कि नया जो एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा उसका पोजीशन क्या होगा और उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल में एल्युमिनियम के बाद खाली स्थान छोड़ा गया, सिलिकॉन के बाद खाली स्थान छोड़ा गया, इसको बोला गया एका सिलिकॉन। मैंडलिफ के द्वारा इसको एका सिलिकॉन बोला गया, इसको बोला गया एका एल्युमिनियम। और ये कुछ नहीं बल्कि गैलियम था, ये कुछ नहीं बल्कि जर्मेनियम था। ठीक है, तो एल्युमिनियम के बाद गैलियम होता है, तो गैलियम को उसने कहा एका एल्युमिनियम। सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम होता है, तो उसने जर्मेनियम को कहा एका सिलिकॉन, और इसका करेक्ट प्रॉपर्टीज को भी प्रेडिक्ट किया था। इसका प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट किया था, जैसे कि जर्मेनियम के प्रॉपर्टीज को उसने प्रेडिक्ट किया था कि एटॉमिक वेट अपना 72 के करीब होगा, लगभग आता भी 72 के करीब है। उसने कहा था कि जो आपका ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा वो RO2 होगा, GO2 बनाएगा ही। अगर हम क्लोराइड के फॉर्मूला की बात करें तो RCl4 कहा गया था, जो कि GCl4 आएगा। तो बहुत सारा ऐसा प्रॉपर्टीज था जो मैंडलिफ ने करेक्टली प्रेडिक्ट किया था फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, और उसने अपने जो पीरियोडिक टेबल था उसमें बहुत सारा ब्लैंक स्पेसेस छोड़ा था, और इसीलिए मैंडलिफ का पीरियोडिक टेबल सबसे एडवांस पीरियोडिक टेबल था ऑफ दैट टाइम। ठीक है, मैंडलिफ का पीरियोडिक टेबल सबसे एडवांस पीरियोडिक टेबल था ऑफ दैट टाइम। अगर हम बात करें मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ मैंडलिफ पीरियोडिक टेबल का, तो कुछ ये सब कुछ मेरिट्स है मैंडलिफ पीरियोडिक टेबल का। मेरिट्स ऑफ मैंडलिफ पीरियोडिक टेबल, सबसे पहला मेरिट यही है कि दिस वाज द मोस्ट एडवांस पीरियोडिक टेबल ऑफ दैट टाइम। दिस वाज द मोस्ट एडवांस पीरियोडिक टेबल ऑफ दैट टाइम। मोस्ट एडवांस पीरियोडिक टेबल ऑफ दैट टाइम। दूसरा,
उसने क्या किया था, जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट था उसके लिए ब्लैंक स्पेस छोड़ा था। उसने जबरदस्ती किसी एलिमेंट्स को किसी पोजीशन पर नहीं रख दिया था, बल्कि ही लेफ्ट ब्लैंक स्पेसेस, left blank spaces for undiscovered elements. He left blank spaces for undiscovered element. जो undiscovered element है उसके लिए उसने क्या किया था, blank space छोड़ा था। and correctly predicted properties of these elements. इन सभी एलिमेंट्स का जो अनडिस्कवर्ड था उसका करेक्ट प्रेडिक्शन क्या था। Mendeleev periodic table established that Mendeleev PT established that hydrogen and helium are two lightest element. Mendeleev periodic table में ये पता चला कि ये दोनों जो है लाइटेस्ट एलिमेंट है। हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट है, उसके बाद हीलियम। ठीक है, ये सब कुछ मेरिट्स था Mendeleev periodic table का। अगर हम डिमेरिट्स ऑफ Mendeleev periodic table की बात करें तो सबसे पहला डिमेरिट ये था कि Mendeleev ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। हालांकि कुछ एलिमेंट्स जो था आउट ऑफ इट्स ऑर्डर था, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट की जगह डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट था। ठीक है, Mendeleev अरेंज्ड elements in increasing order of their atomic weight. Mendeleev arranged elements in increasing order of their atomic weight, but some pair of elements was out of their order, out of its order. जो जैसे कि आप जानोगे आर्गन और पोटेशियम, एक पेड़ ये हुआ। ठीक है, हालांकि देखिए आर्गन जो है Mendeleev periodic table में नहीं प्रेजेंट था। ये हम लोग डिमेरिट पढ़ेंगे दूसरा कि नोबेल गैस के लिए जगह नहीं छोड़ा था Mendeleev periodic table में, बिकॉज Mendeleev ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था कि कोई ऐसा भी एलिमेंट होगा जो अनरिएक्टिव होगा। ठीक है, तो खैर हम लोग जो ये आउट ऑफ ऑर्डर पढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियड टेबल के आधार पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोबाल्ट निकेल ये भी आउट ऑफ ऑर्डर होगा, ट्रिलियम आयोडीन ये भी आउट ऑफ देयर ऑर्डर होगा, और थोरियम पैलेडियम, नॉट पैलेडियम पोलोनियम। ठीक है, थोरियम के पीए ही होगा, पैलेडियम नहीं होता लेकिन पीए ही होगा। तो देखिए ये चार जो है वो इसको हम लोग कहते हैं आर कॉल्ड एनोमलस पेयर। इन चारों को हम लोग क्या कहते हैं, एनोमलस पेयर कहते हैं। ठीक है, मतलब ये सब जो था आउट ऑफ देयर ऑर्डर था। एटॉमिक वेट ज्यादा होता है आर्गन का 40 और पोटेशियम का 39, तो पोटेशियम को पहले होना चाहिए, आर्गन को बाद में होना चाहिए, जबकि उल्टा है, पहले आर्गन है उसके बाद पोटेशियम। ठीक है, तो पहला जो है आपका डिमेरिट यही है। दूसरा डिमेरिट था कि Mendeleev डिडंट लेफ्ट ब्लैंक स्पेसेस, Mendeleev didn't left blank spaces for नोबेल गैस। नोबेल गैस के लिए उसने ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ा था, बहुत सारे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए उसने ब्लैंक स्पेस छोड़ा था,
लेकिन नोबेल गैस का एग्जिस्टेंस को प्रेडिक्ट वो नहीं कर पाया था और इसलिए उसने नोबेल गैस में जगह नहीं छोड़ा था। जब आइसोटोप्स का डिस्कवरी हुआ तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को अरेंज कर पाना इम्पॉसिबल हो गया। ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को अरेंज कर पाना इम्पॉसिबल हो गया बिकॉज आइसोटोप्स का अलग अलग एटॉमिक वेट होता है, तो अलग अलग एटॉमिक वेट होने के कारण अलग अलग अरेंजमेंट होना चाहिए, जबकि अलग अलग पोजीशन नहीं दिया गया था। कार्बन के बाद नाइट्रोजन है, मान लो कार्बन का अगर 3 आइसोटोप कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 लेते हो, इन सबको कैसे अरेंज करो, ये ट्रबल था। ठीक है, तो इन मेंडलीव पीटी आइसोटोप्स couldn't be placed, आइसोटोप्स को रखना संभव नहीं हो पाया। ठीक है, तो मेंडलीव पीटी में आइसोटोप्स को रख पाना संभव नहीं होगा। तो यही सब कुछ मेरिट्स और डिमेरिट है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल अपने समय का सबसे एडवांस पीरियड टेबल था। बहुत सारा अनडिस्कवर्ड एलिमेंट को प्रेडिक्ट किया गया, उसका प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट किया गया, सही प्रेडिक्शन हुआ था। मेंडलीव ने एस्टैब्लिश किया, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने एस्टैब्लिश किया कि हाइड्रोजन और हीलियम दो लाइटेस्ट एलिमेंट है। डिमेरिट्स की बात करें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर की बजाय कुछ पेयर ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में था। ये 4 जो है उल्टा ऑर्डर में है, जिसको कि हम लोग एनोमलस पेयर कहते हैं। ठीक है, मेंडलीव ने नोबेल गैस के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ा था, लेकिन नोबेल गैस के लिए ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ा गया था। और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को नहीं रखा जा सका, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को नहीं रखा जा सका। यही मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग को जानना है। अब देखिए, अब है मॉसले पीरियोडिक टेबल। मॉसले पीरियोडिक टेबल जो है मोस्ट एडवांस पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी मॉसले पीरियोडिक लॉ पे ही बेस्ड है और उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है वर्नर के द्वारा। अल्फ्रेड वर्नर है जिसने की सम मॉडिफिकेशन किया है मॉसले पीरियोडिक टेबल में और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जनरेट हो गया है। मॉसले ने क्या किया था, बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है विद इन एटम, जो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विद इन एटम। आप जानते हो हायर ऑर्बिट से जब लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो हर एक ट्रांजिशन कॉरस्पॉन्डिंग फोटोन एक इमिट होता है, जिसका कि वेवलेंथ एनर्जी गैप बिटवीन दो ऑर्बिट के बराबर होता है। तो इसी ट्रांजिशन में, एटॉमिक ट्रांजिशन में जो वेव नंबर आ रहा था, वेव नंबर मतलब 1/λ, उसको वेव नंबर को उसने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के स्क्वायर के अगेंस्ट प्लॉट किया। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स था। तो मॉसले ने क्या किया, मॉसले प्लॉटेड वेव नंबर मतलब 1/λ वर्सेस जेड स्क्वायर कर्व एंड वेव नंबर 1/λ वर्सेस ए स्क्वायर कर्व। मॉसले ने प्लॉट किया वेव नंबर वर्सेस जेड स्क्वायर कर्व एंड वेव नंबर वर्सेस ए स्क्वायर कर्व फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, and he found following curve, जब उसने बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए क्या किया, जेड स्क्वायर वर्सेस 1/λ को प्लॉट किया और फिर उसने क्या किया, 1/λ को जब ए स्क्वायर के वर्सेस प्लॉट किया तो उसने देखा
कि जेड के लॉ क्या है, जेड के साथ एक लीनियर लाइन आ रहा है, जबकि ए के साथ जो है जिगजैग लाइन आ रहा है। आर्बिट्ररी हम जिगजैग लाइन लिखनी है, ऐसा कोई ये नहीं कि इसी तरह का जिगजैग लाइन आ रहा है, एक जिगजैग कर्व आ रहा है और यहां पे एक स्ट्रेट लाइन का कर्व आ रहा है। इसी आधार पे जो देख रहे हो आप कर्व कि एक जगह जिगजैग आ रहा है, आर्बिट्ररी अरेंजमेंट है, मतलब आर्बिट्ररी ऑर्डर है, कोई ऑर्डर ही नहीं है कहने का मतलब है, और एक जगह रेगुलर ऑर्डर है। इसी आधार पे बेस्ड ऑन दीज टू कर्व Moseley gave his periodic law as क्या, properties of elements are periodic function of their atomic number। उसने कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स जो होगा वो पीरियोडिक फंक्शन होगा एटॉमिक नंबर का रेदर देन एटॉमिक वेट। अभी तक जो हम लोग पीरियोडिक लॉ पढ़ रहे थे, लॉदरमैन ने पीरियोडिक लॉ दिया था, वो एटॉमिक मास के अगेंस्ट था। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स पीरियोडिक फंक्शन होता था एटॉमिक मास के अगेंस्ट। मॉसले ने जो मैंडलिफ ने दिया था वो भी यही दिया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होगा। लेकिन मॉसले ने क्या किया, 1/λ वेव नंबर जो होगा बहुत बेसिक प्रॉपर्टी एलिमेंट्स का, किसी भी एटम का सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो 1/λ ही होता है। अगर 1/λ अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग 1/λ अलग अलग एलिमेंट्स का डेफिनेटली अलग अलग आएगा, ठीक है। 1/λ मतलब वेव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट का। और वो आप देख रहे हो कि एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट, एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के अगेंस्ट पीरियोडिक वेरिएशन शो कर रहा है, एक रेगुलर वेरिएशन शो कर रहा है रेदर देन मास नंबर के स्क्वायर के अगेंस्ट। और इसी के आधार पे मॉसले ने कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो होगा पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। अब इसी लॉ के आधार पर बेस्ड ऑन दिस लॉ मॉसले ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था, ठीक है। तो मॉसले ने अपना पीरियोडिक टेबल जो है एटॉमिक नंबर के आधार पर दिया था। तो मॉसले गेव हिज पीरियोडिक टेबल on the basis of his periodic law, in which elements were arranged in increasing order of their atomic number, increasing order of their atomic number के आधार पे मॉसले ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था। उसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर बताया। अब when elements were arranged in increasing order of their atomic weight, increasing order of their atomic number, demerits present in Mendeleev PT were removed on its own। अपने आप जो हो गया मैंडलीव पीटी का जो डिमेरिट्स है वो रिमूव हो गया। जैसे पहला पॉइंट, anomalous pair was in order of their atomic number।
एनॉमलस पेयर जो था एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में था, एनॉमलस पेयर जो था एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में था, ठीक है, मतलब एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, एनॉमलस पेयर नहीं रहा यहां पर, ठीक है। इट वॉज पॉसिबल टू कीप आइसोटोप्स इन दिस पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को आसानी से रखा जा सकता है, बिकॉज आइसोटोप्स का मतलब ही होता है कि ऐसा एटम जिसका कि क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास अलग हो, मास नंबर अलग हो, कहने का मतलब है। तो जब एटॉमिक नंबर ही सेम है तो सेम ही पोजीशन होगा, ठीक है। नंबर ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट्स वेयर करेक्टली प्रेडिक्ट कर दिया गया कि नंबर ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट्स कितना होगा। जैसे देखिए पॉइंट क्या था कि जब आप एटॉमिक मास के अगेंस्ट अरेंज कर रहे हो, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो, तो एटॉमिक मास फ्रैक्शन में होता है, तो इंक्रीजिंग करोगे, अगर आपको कहा जाए 53.39 से लेकर के 98.456 तक कितना नंबर होगा, तो आप नहीं कह सकते हो। लेकिन अगर आपसे कहा जाए 57 से लेकर 71 तक कितना नंबर है, तो आप तुरंत आसानी से पता कर लोगे कि कितना एलिमेंट्स, ठीक है। तो आप इसी आधार पर, चूंकि एटॉमिक नंबर हमेशा इंटीजर होता है और इसलिए एटॉमिक नंबर इंटीजर होने के कारण जो होगा आप आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि बिटवीन टू एटॉमिक नंबर, बिटवीन एनी टू एटॉमिक नंबर कितना एलिमेंट्स बिलोंग करेगा, कितना एलिमेंट्स किसी भी दो एटॉमिक नंबर के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो ये सभी जो था वो मैंडली पीरियोडिक टेबल का जो डिमेरिट्स था, जो कि एनॉमलस पेयर आ रहा था, आइसोटोप्स को नहीं रखा गया था, जो ए ब्लॉक एलिमेंट्स का नंबर करेक्टली प्रेडिक्ट नहीं हो पाया था, ये सब अपने आप जो है हट गया, अपने आप जो है सही आ गया। और इससे ये एस्टैब्लिश हुआ कि मॉसले पीरियोडिक लॉ इज द बेस्ट पीरियोडिक लॉ, इज द करेक्ट पीरियोडिक लॉ, ठीक है। तो यही जो है मॉसले का वर्क था, ठीक है। मॉसले ने अपने कर्व के बेस्ड ऑन हिज कर्व मॉसले गेव 1 by lambda is proportional to z square। उसी ने अपना 1 by lambda is equal to लिखा z माइनस सिग्मा का स्क्वायर a इंटू z माइनस सिग्मा, या z माइनस b कर लेते हैं हम, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, और b जो होता है रिप्रेजेंट स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। b जो है स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, b जो है सिग्मा को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जबकि a जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो ये जो है मैंडली मॉसले पीरियोडिक लॉ के आधार पे ये जो आपका कर्व दिया गया था, मॉसले के द्वारा जो कर्व दिया गया था, उसमें आप साफ देख रहे होगे कि 1 by lambda जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर था। तो इससे आपको ये एक इक्वेशन मिल जाएगा जिस पर एक सवाल पूछा जा सकता है आपसे। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है मॉसले लॉ पे ही बेस्ड है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉसले लॉ पे बेस्ड है एंड इसमें सब मॉडिफिकेशन किया गया है अल्फ्रेड वार्नर के द्वारा। बेसिकली मॉडिफिकेशन यही किया गया है कि ए ब्लॉक एलिमेंट्स को अलग कर दिया गया है मेन ग्रुप एलिमेंट से, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट से, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन मॉसले लॉ and modified by अल्फ्रेड वार्नर। अल्फ्रेड वार्नर के द्वारा इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है मॉसले लॉ पे ही बेस्ड है और अल्फ्रेड वार्नर
के द्वारा मॉडिफाई किया हुआ है. इन दिस पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स are arranged on the basis of their electronic configuration. ठीक है. In this periodic table, elements are arranged on the basis of their electronic. इस पीरियोडिक टेबल में जो है, इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है. ठीक है. एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर outermost electronic configuration. Similar outermost electronic configuration are kept in same vertical column called group. ठीक है. Elements of similar outermost electronic configuration are kept in same vertical column called group, and elements having outermost electron in same cell are kept in same horizontal rows. इसको क्या हम लोग कहते हैं? कॉल्ड पीरियड. ठीक है. तो अगर एलिमेंट्स को सिमिलर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो सेम ग्रुप में रखा जाएगा. अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम सेल में जा रहा है तो सेम पीरियड में रखा जाएगा. ठीक है. इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन मॉडर्न पीटी जो होता है 7 पीरियड and 18 groups are present. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होता है और 18 ग्रुप्स होता है. इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 7 पीरियड होता है और 18 जो होता है ग्रुप होता है. ठीक है. तो मॉडर्न पीरियड टेबल में आपको साफ दिखेगा कि 7 पीरियड्स होता है और 18 ग्रुप होता है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं. अब देखिए, in modern periodic table elements are classified in 4 blocks depending on the outermost electron belong to which orbital. किस ऑर्बिटल में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बिलोंग करेगा, इसके आधार पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जो है 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है. जैसे पहला है एस ब्लॉक. एस ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ऐसा एलिमेंट्स जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 या NS2 हो, उसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है. ठीक है. तो एलिमेंट्स हैविंग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 to 2 belong to this block. इस ब्लॉक से क्या होगा?
वैसा एलिमेंट्स बिलोंग करेगा जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो NS1 हो या तो NS2 हो। अब इस ब्लॉक के अलावा इसमें आप देखोगे कि P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक होगा। दूसरा होगा, हम लोग यहीं पे लेते हैं P ब्लॉक। P ब्लॉक एलिमेंट्स में वैसा एलिमेंट बिलोंग करेगा P ब्लॉक से जिसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में जाए, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 NP126। ठीक है, तो एलिमेंट्स having outermost electronic configuration NS2 NP126 belong to this block। इस ब्लॉक से बिलोंग करेगा एलिमेंट्स अगर उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP126 है। तीसरा अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं हम लोग। डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है वैसा एलिमेंट्स होता है जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है डी ब्लॉक में जाता है। ठीक है, तो एलिमेंट्स हैविंग outermost electronic configuration NS2 N-1D 0 to 10, ठीक है, 1 to 2 होगा और ये क्या होगा 1 to 10, belong to this block। ऐसा एलिमेंट जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 to 2 हो और N-1D 1 to 10 हो, ये जो होता है बिलोंग करता है इस ब्लॉक में। और चौथा होता है ए ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें क्या होता है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन ए ब्लॉक में, द एलिमेंट्स हैविंग outermost electronic configuration NS1 to 2 N-1D 0 to 1 और N-2F 0 to 14। वैसे तो 1 to 14 लिखा रहता है, लेकिन कभी कभी आप देखोगे 0 भी है, मतलब एक्सेप्शन के तौर पे कर सकते हो। बिलोंग टू दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक से वैसा एलिमेंट्स बिलोंग करेगा जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का हो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह का ब्लॉक है आपका, किस तरह का ब्लॉक है आपका मॉडर्न पीरियड टेबल में। अगर हम मॉडर्न पीरियड टेबल को लिस्ट करें, दिखाएं एस ब्लॉक पी ब्लॉक, तो मॉडर्न पीरियड टेबल को अगर हम इस तरह से बनाएं फिगर, तो यहां पर होता है पी ब्लॉक, यहां पर रखा जाता है एस ब्लॉक, यहां पर रखा जाता है डी ब्लॉक और इससे अटैच करके यहां पर रखा जाता है एफ ब्लॉक। ये जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है। कुछ पॉइंट आप याद रख सकते हो, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को हम लोग कंबाइनली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक आर कंबाइनली कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, कुछ पॉइंट जो है नोट में लिख सकते हैं हम लोग कि एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स
are combinedly known as representative elements. ठीक है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कंबाइनली हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं. एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक elements are combinedly known as मेन ग्रुप एलिमेंट्स. मेन ग्रुप एलिमेंट्स इसी को कहेंगे. एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग कंबाइनली मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहेंगे. बात याद रखिएगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स and F block metals, F block elements are called inner transition metals. Inner transition metals. गौर करने वाला बात यह भी है कि सारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मेटालिक नेचर का होता है. ऑल एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक and A block are of metallic nature. सारा एलिमेंट जो होगा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का जो होगा वो मेटालिक नेचर का होगा. ठीक है, जो आप ये देख रहे हो कि सारा एलिमेंट जो होगा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का वो मेटालिक नेचर का होगा. एस ब्लॉक की बात करें तो इसमें एक हाइड्रोजन जो होगा वो एक नॉन मेटालिक नेचर का है, बाकी सारा का सारा मेटालिक नेचर का होगा. ठीक है, जो एलिमेंट्स है, जितना भी नोन एलिमेंट्स है, आउट ऑफ 114 एलिमेंट्स नोन, out of 114 elements known, 85% of the elements are metallic in nature. 85% ऑफ एलिमेंट जो होगा वो क्या है, मेटालिक नेचर का है. तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक है पीरियोडिक टेबल का, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा. धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, पीरियोडिक टेबल का डिटेल स्टडी करेंगे और उसमें आपको कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलॉइड है और किसका क्या पोजीशन होगा पीरियोडिक टेबल में, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है.